नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। खेती में मल्चिंग तकनीक को अपनाकर करें प्राप्त अधिक से अधिक उत्पादन। चिनिया, अल्पान और मालभोग जैसी किस्मों को अपनाकर केले की खेती में सफल किसान बने शंकर प्रसाद चौरसिया। तालाब में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है पैडल एयरेटर। किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक हमेशा खेती की नई नई तकनीक की खोज करते रहते हैं जिसमें कम समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति की जा सके। इसी दिशा में मल्चिंग नामक नई तकनीक का आविष्कार किया गया है। मल्चिंग दो प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक मल्चिंग। इसके उपयोग से खेत घास पात से साफ रहता है और फसल की पैदावार अधिक होती है। जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है प्लास्टिक मल्च और एक होती है ऑर्गेनिक मल्च। ऑर्गेनिक मल्च कहने का मतलब है कि जो घास पात है या पुआल है उसको यदि आप बुआई करने के बाद जो बीज बुआई करने के ऊपर आप मिट्टी के ऊपर रख देते हैं, मिट्टी को ढक देते हैं, तो उसको हम लोग जैविक मल्चिंग या ऑर्गेनिक मल्चिंग कहते हैं। और प्लास्टिक मल्च जो है उसमें एक प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, बहुत पतली, ये 25 माइक्रोन से लेकर 50 तक होती है और इसमें जो है प्लास्टिक ही मेनली रहता है, पर इसके कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रंग के ये हो सकते हैं। एक जो मल्च होती है बिल्कुल काली रंग की होती है, एक मल्च होती है वो ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती है। और एक मल्च अभी आई है वो एक साइड उसका काला होता है और दूसरा साइड उसका सिल्वर कलर होता है। तो ये तीनों प्लास्टिक मल्च है और ये भी आप जब बुआई करते हैं तो इसके द्वारा भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। लेमन ग्रास यानी लेमन घास अत्यंत उपयोगी औषधि है। यह सुगंधित तेल के साथ साथ इत्र, सौंदर्य सामग्री व साबुन बनाने में काम आता है, इसलिए लेमन ग्रास की खेती अत्यधिक लाभप्रद है। आप अपने खेतों में लेमन ग्रास के प्रमुख उन्नत प्रभेद RRL 38, RRL 31, प्रगति, प्रमाण और CKP 25 को लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं जिला वैशाली हाजीपुर के प्रगतिशील किसान शंकर प्रसाद चौरसिया। ये केले की खेती कर रहे हैं जिनमें केले के प्रमुख उन्नत प्रभेद चिनिया, अल्पान, मालभोग और मुठिया को लगभग 1 एकड़ में लगाए हैं। 1 बीघा केला लगाने में 1 लाख रुपया खर्चा पड़ता है और इसमें केला है, चिनिया है, अल्पान है और कुठिया है, मालभोग है। और इसमें बेनिफिट होता है 1 साल का बाद 60,000 70,000 रुपया। खाद पानी मेहनत करते हैं, उसमें पड़ता है, तमनी होता है, किरौनी होता है। पैडल एयरेटर तालाब में ऑक्सीजन की कमी बढ़ाने में मदद करता है। जब फिश फार्मिंग ज़्यादा होता है तो स्टॉक करने के लिए तालाब में ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए फिश फार्मिंग में पैडल एयरेटर अत्यंत उपयोगी है। कहते हैं पैडल एयरेटर जब फिश फार्मिंग को इंटेंसिफिकेशन करते हैं या फिर ज़्यादा स्टॉक करना होता है कम एरिया में, तो विग्रस एयरेशन की ज़रूरत होती है। मतलब ऑक्सीजन तालाब में ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा होने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि किसी तरह से हम ऑक्सीजन ऐड करें। उसका एक मेथड ये है कि पैडल एयरेटर जब चलता है तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं और उसका पानी का फुहारा बनता है। उन फुहारों की मदद से पानी में ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम जो ओवर स्टॉकिंग डेंसिटी का जो होता है मछली का, उसका सॉल्व हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अंटा घाट। आ रहा है एगो लाल गुलाब, आ रहा है एगो सीवन
लाल गुलाब का भाव है थोक में 500 रुपये पैकेट, 1000 रुपये कुंटल। आपको प्याज अभी नासिक वाला है 1800 रुपये कुंटल। प्याज है दो तरह का, एगो लोकल है एगो नासिक वाला। नासिक बिक रहा है 1800 रुपये कुंटल, लोकल बिक रहा है 2000 रुपये कुंटल। वही सफ़ेद आलू चल रहा है 600 रुपये कुंटल। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, पिछले एक दशक में जो हमारे सामने चुनौती के रूप में कई सारी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। सरकार के द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा की जिम्मेवारी ली गई, तो आपकी जिम्मेवारी यह बनती है कि उस खाद्यान्न सुरक्षा को सफल बनाने के लिए आप उत्पादन बढ़ाएं। उत्पादन बढ़ेगा कैसे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे वैज्ञानिकों के पास और किसानों के पास। किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें उन सभी नई तकनीकों का, नई विधाओं का अपने कृषि में समावेश करना होगा जिससे कि उत्पादन बढ़े। नई तकनीकों का वैज्ञानिकों से किसानों तक पहुंचना एक प्रक्रिया है। नई तकनीक का इजाद होना और उसको आप तक पहुंचने के बीच में कुछ महत्वपूर्ण कड़ी है। कड़ी क्या है? सबसे पहले कड़ी आती है प्रत्यक्षण, कि आप उसको देखें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखें। और दूसरी कड़ी आती है प्रशिक्षण। आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, आपने प्रत्यक्षण देखा और प्रशिक्षण लें, और फिर अपने इन अनुभवों के साथ यदि आप अपने कृषि में इसको जोड़ते हैं तो निसंदेह लाभ होगा। लेकिन इन दोनों कड़ी में कई सारी भूमिकाएं हैं, कई सारे संस्थाओं की। हम आपको इसके ऊपर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे आज, और हमारे साथ होंगे निदेशक बामेती डॉक्टर RN सिंह। डॉक्टर साहब, प्रदेश में और देश में उत्पादन बढ़ाने की एक सबसे बड़ी चुनौती अभी है, उस पूरी प्रक्रिया में प्रत्यक्षण की क्या भूमिका होती है? देखिए, प्रत्यक्षण एक ऐसा शिक्षण का माध्यम है जिसमें किसान तकनीक को प्रत्यक्ष रूप में देखता है, सीखता है, उसको अपनाने के लिए अपना प्रयास करता है। और इन सब का फलाफल ये होता है कि जो तकनीक हम किसानों को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो देखकर और कर के उसको सीखता है। तो उसका फलाफल ये है कि जो तकनीक किसी विषय विशेष के लिए, फसल विशेष के लिए उत्तम होती है, उसको उसी रूप में वो स्वीकार करता है, उसका व्यवहार करता है, और जिसके कारण किसान को अधिक उत्पादन मिलता है, उसके फसल की उत्पादकता बढ़ती है। प्रत्यक्षण एक तरह से कहिए तो ये लोक शिक्षण का माध्यम है। एक किसान प्रत्यक्षण करता है और उसके द्वारा किए गए कृषि कार्य को सैकड़ों हजारों किसान देखते हैं। एक सीखता है और वो सैकड़ों को सिखाता है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है उसका व्यापक असर होता है, और एक तकनीक बहुत सीमित समय में बहुत बड़े क्षेत्र में उसका हस्तांतरण और विस्तार होता है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर साहब, प्रतिक्षण जब इतनी महत्वपूर्ण पहली कड़ी है एक तरीके से हमारे उत्पादन बढ़ाने के दिशा में, तो ये प्रतिक्षण किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कहाँ कहाँ होता है? देखिए, प्रत्यक्षण कार्यक्रम जो है वो सरकार के द्वारा कई स्तर पर कराया जाता है। भारत सरकार के संस्थान जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जो कृषि तकनीक का हस्तांतरण करना होता है, उसके लिए प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी आत्मा योजना के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में प्रत्यक्षण कार्यक्रम कृषि से संबंधित और कृषि से संबद्ध जो अन्य क्षेत्र हैं उनके माध्यम से भी कराया जाता है। तो किसान भाई अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में जो वहाँ पर किसान सलाहकार हैं या कृषि समन्वयक हैं या अभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक का जो नियोजन किया गया है, उनके माध्यम से जो प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनसे संपर्क करके इस तरह की तकनीक को वो सीख सकते हैं, देख सकते हैं। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में और राज्य में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की गई है। इसके अंतर्गत उद्यान क्षेत्र में भी उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की गई है। उसके अंतर्गत हम लोग परिभ्रमण सह प्रशिक्षण करवाते हैं किसानों का, अपने अधिकारियों का, जिससे कि वे प्रशिक्षण पाकर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाएं। इसके अंतर्गत सघन बागवानी के अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं। उनके क्षेत्र में जा कर के दिखाते हैं कि
जैसे कि कोई फल पहले ज़्यादा दूरी पर लगाया जाता था, अब एक साइंटिफिक तरीके से कम दूरी पर लगाकर सघन बागवानी करके कम ज़मीन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावे जो बाग पुराने हो गए हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाता है। जैसे कि बिहार में लीची का जीर्णोद्धार बहुत ही माने अच्छे ढंग से किया जा रहा है। पुराने बागों को जीर्णोद्धार करने के बाद उस पेड़ की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई है और फलों का क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावे पॉली हाउस में भी खेती की जा रही है और बिहार के किसानों को पॉली हाउस में कैसे खेती करनी है इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण के उपरांत वे पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार के फसलों को ले रहे हैं और उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। बेमौसम में भी उत्पादन ले रहे हैं, फसलों को उगा रहे हैं और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन स्तर को भी सुधार रहे हैं। बिहार कृषि प्रसार प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान राज्य स्तर का एक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए विभाग जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यान आदि विभागों के प्रसार पदाधिकारियों, राज्य स्तर के जो भी प्रसार पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनका प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया जाता है। प्रसार कर्मियों के अलावा जो भी हमारे किसान बंधु हैं, जो राज्य स्तर के किसान हैं, विभिन्न जिलों से उनका जिला कृषि पदाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक आदमा के द्वारा चयनित होने के पश्चात यहाँ हम लोगों के यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें सबसे पहले कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ विभाग जैसे मछली पालन का हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं, मधुमक्खी पालन का कराते हैं, मुर्गी पालन का ट्रेनिंग होता है, अकाउंट से संबंधित ट्रेनिंग होता है। तो जितने भी विभाग हैं, जो भी जिला स्तर पर कार्यरत जो विभाग हैं कृषि एवं उससे जुड़ा हुआ जो भी विभाग है, उन सारे विभागों के अधिकारियों पदाधिकारियों का यहाँ पे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित करा के हम लोग उनका क्षमता संवर्धन करते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होता है वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कम से कम 2 दिवसीय होता है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, 5 दिवसीय होता है और अधिकतम हम लोग 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अगर 5 दिवसीय या 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में हम लोग सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह का सत्र चलाया जाता है, जिसमें 3 दिन, अगर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो उसमें 3 दिन हम लोग जो है सैद्धांतिक क्लास का आयोजन करते हैं बामेती में, और 2 दिन जो है उनका जीवंत प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग अलग अलग कृषि एवं उससे जुड़े जो शोध संस्थान हैं उसमें ले जा कर के हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं, जिसमें सभी लोगों को वहाँ दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम लोग वहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उनको दिखाते हुए सिखाते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण की महत्ता को आप जानें। प्रशिक्षण के पहले प्रशिक्षण यदि आप देख लेते हैं तो आप उस विषय की जब भी प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप उससे अपने को जोड़ पाते हैं, और व्यवहारिक प्रायोगिक रूप से जब आप इसके साथ अपने को निपुणता के साथ जोड़ते हैं और उसको जब आप अपनी खेतों तक ले जाते हैं तो निसंदेह आपके उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण हर स्तर पे ज़रूरी है। नई नई तकनीकों की ईजाद हो रही है, तो हमारे कृषि प्रसार कार्यकर्ता हों या कृषि के विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हमारे अन्य वैज्ञानिक हों या ऐसे जो भी व्यक्ति किसानों के साथ जुड़ा है उनको इन विधाओं से अवगत करा रहा है, उनके लिए यह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, आप प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें। नई तकनीक, विभिन्न प्रकार के विधाओं, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन, इस तरह की जो कृषि से जुड़ी तमाम पहलू हैं, इस पे बामेती के अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। आप अपने को अपने ज़िले के आत्मा में जाकर निबंधित कराएं और वहां से आप प्रशिक्षण के लिए अपनी तिथि सुनिश्चित कराएं और कृषि की जुड़ी नई तकनीकों को पूर्णता से सीखने के बाद अपने घर, गांव, खेत में अपनाएं और उत्पादन बढ़ाएं। यही कामना है हमारी। आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अगली कड़ी में फिर कुछ नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी।
माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।